तो मैं डॉक्टर अजय राका जी से विनती करूंगा कि वो मंच पर आएँ। नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? आज की ये जो मीटिंग है, ये थोड़ा पीछे आवाज़ ज़रा बंद कर देना भैया। आज की मीटिंग में मुझे ना कुछ बेचना है और ना कुछ कंपनी के बारे में बात करना है। बात इतनी करना है कि हिंदुस्तान की खेती अगले 25 साल में कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे क्या सोच है, क्या नया विज्ञान आ रहा है और उसको अपनाने की क्या ज़रूरत है, ये आज समझ के जाना है। पहले तो हरियाणा में आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दफ़े मैं एग्रीकल्चर डिवीज़न के अंदर हरियाणा में आया हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे तो बहुत बहुत मेरे तरफ से नमस्कार। मुझे पता है कि हरियाणा के फार्मर बड़े जुनून के साथ, देशभक्ति के साथ हमेशा काम करते आए और आज उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा तो होगी। तो पहला स्टेटमेंट मैं एक करने जा रहा हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आप सब लोग ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। सवाल ये है कि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं रहे, तो कारण क्या है? तो जो कारण आज दिया जाता है कि सर मुनाफा नहीं होता ज़्यादा, ऑर्गेनिक खेती में मुनाफा ज़्यादा नहीं होता, ये बात सही है ना? अब जो नया बायोटेक्नोलॉजी, जो नई समझ प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ी है, जो ज़ाइडेक्स ने जोड़ी है, जिसका पूरा तंत्र ज्ञान मैंने विकसित किया है, उसके अंदर पहली ही फसल में, और मैं ये बड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ, पहली ही फसल में आप रासायनिक खेती से पूरी तरह जैविक खेती कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफे के साथ। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस मंच के ऊपर पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये स्टेटमेंट कर सकता है, और मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जैविक खेती अब हो सकती है। अब एक स्वाभाविक प्रश्न है कि हर एक के मन में होगा कि सर ये तो हो ही नहीं सकता। आपके जैसे 50 डॉक्टर आके गए, आप 91 आ गए, सुना दो आपकी कहानी, ये होने वाला नहीं है। ऐसे ही हर एक को लगता होगा, सही है ना? अब मैं इसके ऊपर एक चैलेंज आप लोगों के सामने रखता हूँ। यदि कोई भी किसान के मन में ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद, यदि उसको लगता है कि रांका साहब ने जो कहा ये गलत है, ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पे एक रजिस्टर रखा जाएगा। आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिखें और हम 1 लाख रुपए की शर्त लगाएंगे कि उसने सबसे बढ़िया केमिकल फार्मिंग करना,
और हम उसके सामने सबसे बढ़िया जो जैविक फार्मिंग है वो करेंगे। जिसके अंदर मुनाफा ज़्यादा वो 2 लाख रुपए ले जाएगा। ये है कॉन्फिडेंस लेवल। कहने का मतलब आपको यही है कि यदि हमको हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लाना है तो हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये होगा कैसे। चलिए आप थोड़ा इधर आ जाइए तो कर सकते। हाँ ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ 4 चीज़ों की वजह से आज हमारी खेती ऑर्गेनिक की तरफ जा नहीं पाती है। पहली है कि हमारी खेत की मिट्टी कड़क हो गई है, दब गई है, हमारा खेत सांस नहीं लेता। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, हमारे खेत में जो ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम कहते हैं, कार्बन कंटेंट, वो धीरे धीरे कम होते चला गया पिछले 50 वर्षों में। प्रॉब्लम नंबर 3 कि हमने पिछले 50 वर्षों में केमिकल ही डालना सीखा। एक आप सब लोगों को सोचने के लिए एक प्रश्न देता हूँ। आप सब लोग यूरिया और डीएपी अपने खेतों में डालते हो। यदि इसका पानी मैं आपको पिलाना शुरू कर दूँ, 1 साल भर के अंदर आप मेरे को मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। यही चीज़ आप अपने खेतों की जो जीव शक्ति है उनके साथ कर रहे हो। जो चीज़ आप खुद नहीं पी सकते, जो चीज़ आप खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो केमिकल से आपके सेहत पे ख़राब असर आएगा, वही आपके खेतों में आपकी जो जीव शक्ति है उसके ऊपर असर होता है। तो हमारी जिसको हम कहेंगे जैविक ताकत खेतों की कम हो गई। नंबर 4, कई किसान कहते हैं कि सर मैं तो ऑर्गेनिक करना चाहता हूँ लेकिन मेरे बाजू वाला ऑर्गेनिक नहीं करता है, तो सारे जो रोग है, जो जीवात है, वो हमारे खेत में तो आने ही वाले। अब हम दवाई नहीं मारेंगे तो कैसा होगा? और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इससे कैसे बचना? तो ऐसे ये 4 जो सवाल है, इसका नतीजा ये निकलता है कि हर बार जब हम कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, हम जैविक की तरफ जाएं, तो हम उसमें असफल रहते हैं क्योंकि हमारा उत्पादन टूटता है, हमारे उत्पादन की क्वालिटी भी कम होती है। देखिए, एक पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बताता हूँ। हमारे यहाँ पे कई लोगों ने प्राकृतिक खेती के पद्धतियाँ हमारे सामने रखी। आरएसएस में भी मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे भी काम करता हूँ। काफ़ी दूसरे भी एनजीओज़ में काम किया हुआ है मैंने। ब्रह्मा कुमारी से लगा के हर जितने भी यौगिक खेती से लगा के सब पढ़ के निकाले। हर व्यक्ति कहता है देसी गाय। मैंने जब गांव में जाके देखा और पूछा कि कितनी देसी गाय है आपके गांव में, तो बोले 100 में से 5, बाकी तो आधी तो भैंसे है, थोड़ी हाइब्रिड है, थोड़ी जर्सी है, तो देसी गाय कहाँ है? तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 5% लोगों को
ऑर्गेनिक खेती कराएंगे? नहीं हो सकता। तो आज की जो ये प्रेजेंटेशन है वो इस बारे में है कि हमारे जो भी जानवर है, हमारे यहाँ पे जो भी हमको उपलब्ध है, उसमें हम कैसे ऑर्गेनिक खेती मुनाफे के साथ और जल्दी कर पाए। हर बार ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी 5 साल ये कहा गया है। अब हम कह रहे हैं कि इसको हम एक फसल में ला सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, अब ये समझ के ले लीजिए। सबसे पहला है, जैसे अपने शरीर को खाने के लिए लगता है, मुझे यदि जैविक खेती करनी है तो मुझे मेरे खेत को बार बार खिलाना पड़ेगा। मैं ये शब्द बड़ा सिस्टमेटिकली यूज़ कर रहा हूँ। मुझे मेरे खेत को बार बार खिलाना पड़ेगा। क्या खिलाना पड़ेगा? तो जैविक खाद खिलाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि इतना जैविक खाद है क्या? एक मोटा मोटी बताता हूँ। हमारे देश में 55 करोड़ एकड़ में हम दोनों सीज़न मिला के खेती करते हैं। 55 करोड़ एकड़, 35 करोड़ जानवर है। 4 टन गोबर हमको हर जानवर से प्रतिवर्ष लाभ होता है, तो मोटा मोटी 140 हो गया। आज के ज़माने में थोड़ा तो बह जाता है, थोड़ा जो लोग जला देते हैं। तो किसान भाइयों के लिए आपके पास 80-90 करोड़ टन से ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, कोई जवाब दे उसका। जब आप जैविक खाद, गोबर खाद डालते हो तो कितने ट्रॉली डालते हो 1 एकड़ में? कोई जवाब देगा मुझे? 4 ट्रॉली। ओके, तो 4 ट्रॉली का मतलब है कि मोटा मोटी 8 से 10 टन। अब यदि मैं हिसाब लगाऊं कि 55 करोड़ एकड़ में मेरी खेती होती है, तो इनका नंबर लेके मैं आ गया 550 करोड़ टन की मेरी ज़रूरत है। यदि हर फसल में, हर खेत में मुझे गोबर का खाद डालना है तो। फायदे सबको मालूम है, लेकिन है कहाँ? मेरे खेत का नंबर तो 5 साल के बाद आएगा, क्योंकि मेरे पास तो 80 करोड़ टन ही है। ये गणित है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आप देखेंगे कि जितने लोग यहाँ पे खेती करने वाले हैं, आपके खेतों का नंबर 5 साल के बाद ही आता है, अनलेस आप बहुत पैसे वाले हो। तो पहला जो ब्रेक थ्रू हम लोगों ने लाया, ये जब मैंने प्रॉब्लम समझ के लिया, आज हमारा गोबर का खाद आधा कच्चा, बांस वाला, ढेले वाला और बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि जैविक शक्ति जिसमें बहुत कम है, ऐसा उठा के जो रोड साइड पड़ा रहता है उसको उठाते हैं, खेत में लाते हैं, डाल देते हैं। ऐसे ही होता है ना। पहली गलती, यदि हमको ऑर्गेनिक खेती करनी है तो सबसे बढ़िया खाना, सबसे बढ़िया जैविक खाद हमारे खेतों को देना ज़रूरी है, हर फसल में, हर एकड़ में। तो कैसे करेंगे? एक इसका एक पीछे विज्ञान है, वो समझ के लीजिए। आप सब लोगों ने पिछले 50 वर्षों में एक खेती की पद्धति अपनाई है कि रोटोवेट करते हैं आप, यानी ज़मीन को उल्टी पलटी करते हैं। 1960-1950 में जाओ तो जहाँ बीज डालते थे वहीं हल चलता था। आज पूरी मिट्टी को हम उल्टा पुल्टा करते हैं। हमारे मिट्टी में फफूंद की जैविक शक्ति होती है। ये फफूंद यानी माइकोराइजा, इसकी ताकत क्या है? जड़ों को बड़ा करना,
जड़ों का जाल बड़ा फैलाना और पौधे की पोषण लेने की ताकत बढ़ाना। आप जब मिट्टी को उल्टा पुल्टा करके उसको पल्वराइज करते हो, बुलडोज़र चला दिया, उस फफूंद का, माइकोराइजा का आपने घर तोड़ दिया, उसकी हाइफी नेटवर्क तोड़ के उसके हाथ पांव तोड़ दिए। अब आप दूसरे दिन कह रहे हो कि भाई साहब आप मेरे खेतों में आइए, ज़रा मेरे को पोषण लेने में मदद करिए, मेरे पौधे को बड़ा करने में मदद करिए। कैसे करेगा? प्रॉब्लम है। तो हमारे खेतों की जो फफूंद की संख्या है, उसका जो बायोमास है वो बहुत कम हो गया है। एक नया साइंटिफिक एविडेंस है, पिछले 15 सालों में ये आया है सामने उभर के, कि एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है फफूंद। ये दोनों जीव शक्ति होती है। बैक्टीरिया का वज़न आपके खेतों में अभी समझो 1 किलो है, तो फफूंद का वज़न आज आपके एवरेज में इंडियन खेतों में 100 ग्राम रह गया है। और सबसे बढ़िया यदि आपको उत्पादन लेना है तो ये 100 ग्राम होना चाहिए 3 किलो, और ये होना चाहिए 1 किलो का 1 किलो। तो इसका मतलब है कि फफूंद की जो ताकत है वो जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, पौधे की लेने की ताकत नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपका उत्पादन बढ़ ही नहीं सकता। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं डालते हैं तो आपका उत्पादन टूट रहा है धीरे 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 धीरे। इसका मतलब है मजबूरी से आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हो। पसंद से नहीं डाल रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा आपको, लेकिन डालना पड़ रहा है। और जितना केमिकल ज़्यादा डाल रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं आप? यूरिया, जिसके अंदर से नाइट्रेट मिलता है। इसमें क्या डाल रहे हैं आप? DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसका मतलब है आप अपने पत्तों को, अपने पौधों को नाइट्रेट और अमोनियम से भर रहे हैं। ये समझ के लीजिए, नाइट्रेट और अमोनियम से आप अपने पौधों को भर रहे हैं, पत्तों को भर रहे हैं। और ये क्या है? सारे जो रोग जीवात है, इनके लिए ये रसगुल्ले और गुलाब जामुन के जैसे है। इनको खाने के लिए वो आपके खेत में आते हैं, जंगल में नहीं जाते हो, क्योंकि आप जंगल में यूरिया नहीं देते, जंगल में DAP नहीं देते। आपके खेत में आते हैं क्योंकि आपने अपने हर एक पत्तों के ऊपर लड्डू लगा के रखे हैं, तो आएंगे ही। केमिकल खाद ज़्यादा डालना और ज़्यादा रोग आना, ये एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात आपके यदि समझ में नहीं आई तो आप इसको कम करने की कोशिश कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, यदि हमको मिट्टी की सेहत ठीक करना है, इसका मतलब हमारी जैविक शक्ति को फिर से लाना है। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक ही फसल में लाएंगे हम, तो कैसे लाएंगे? मिट्टी दबी हुई है, केमिकल डले हुए हैं, जैविक शक्ति नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो ये जो जैविक पाचन हमने हमारे गोबर खाद का किया, ये सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया रॉ मटेरियल आपके पास है। इसके अंदर आप खेत का कचरा भी डाल सकते हैं, जो भी खेत की पराली बचती है, जो भी कॉटन का रेसिड्यू बचता है, जो भी आपके किन्नू के बाग की झड़न होती है, सब डाल सकते हैं। और सब 45 दिन में, कितने? 45 दिन में बिना पलटे, बिना बार बार पानी डाले, वर्मी कंपोस्ट के बराबरी का
काला, भुरभुरा और फंगस की जीव शक्ति से भरा हुआ और बिना कोई बास वाला। इसका मतलब उसके अंदर के जो रोग जीवाणु है, जिसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, वो सारे इसमें निकल गए। ऐसा खाद आपको 2.5-3 रुपये किलो में मिल जाएगा। वर्मी कंपोस्ट की जो प्राइस होती है वो 8-9 रुपया किलो होती है। तो ये सबसे बढ़िया भोजन है आपके जीव शक्ति को बढ़ाने के लिए। अब जो इसके अंदर आपको देखना है कि इसके साथ हम बायोलॉजी भी आपको दे रहे हैं। हमको माइक्रोराइजा भी डालते हैं हम, ताकि नेटवर्क बड़ा हो। एनपीके के बैक्टीरिया भी डालते हैं, क्योंकि पता नहीं खेतों में है कि नहीं है। जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट लेने वाले भी बैक्टीरिया डालते हैं उसके अंदर। तो हमको एक संपूर्ण पोषण देने वाले एक जीव की जो संख्या है, उनकी जो कार्य क्षमता है, इसको बढ़ाना है, तभी तो हम पोषण ले पाएंगे। और उनको हमको अब खाना खिलाना पड़ेगा। कोई भी प्राणी है, यदि मेरे लिए काम करता है तो मुझे उसको खाना खिलाना पड़ेगा, मुझे उसको सांस लेने के लिए हवा देनी पड़ेगी और मुझे उसको पीने के लिए पानी देना पड़ेगा। यहाँ पे एक ज़ाइटोनिक करके टेक्नोलॉजी है, जो पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसका तंत्रज्ञान हमने लाया। अब ये ज़ाइटोनिक बोले तो क्या, ये एक समझने की बात है। आप ऐसा सोचो कि आपके खेतों में मिट्टी के अंदर मैंने करोड़ों करोड़ों अब्जों छोटे छोटे खंबे सपोर्ट लगा दिया। इसका मतलब मिट्टी मेरी फूल गई, उसके अंदर अब हवा का आवागमन आराम से हो रहा है। यदि मेरी मिट्टी फूल गई तो पानी को पकड़ के रखने की क्षमता भी बढ़ गई, क्योंकि उसके बीच में अब पानी रह सकता है। और यदि मैंने सही तरह से अच्छा जैविक खाद भी डाल दिया और अच्छे जीव भी डाल दिए, तो आपको ये दिखेगा कि आपने एक बढ़िया परिस्थिति अपने खेतों में निर्माण कर दी, कि जिसके अंदर जैविक शक्ति फिर से लौट आएगी। और ये करीब करीब 1 महीने के अंदर हो सकता है। सारा जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है, जो नई सोच है, नई जो टेक्नोलॉजी है, ये यही है कि हमको समय कम लगते हुए खेतों की उर्वरा शक्ति यानी क्या, यही इसको ठीक करना है। तो ज़ाइटोनिक की वजह से हमारी खेत की जैविक ताकत हम 45 दिन में 1 महीने के अंदर फिर से ला सकते हैं। अब इसका आप कहेंगे कि सर इतना नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, फास्फोरस कहाँ से आएगा, पोटेशियम कहाँ से आएगा। सब तो साइंटिस्ट बोलते हैं, 50 साल से तो बोलते आए, आप ही कुछ नई कहानी सुना रहे हो। बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आपके खेत में 1 एकड़ के ऊपर जो हवा होती है ना, वो हवा के अंदर करीब करीब 930 मेट्रिक टन नाइट्रोजन पड़ा है। इसका मतलब करीब करीब 2500 से 3000 मेट्रिक टन यूरिया इक्विवेलेंट नाइट्रोजन पड़ा है। क्या आप वो नाइट्रोजन ले सकते हो? और उसका जवाब है हाँ। यदि आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे एज़ोटोबैक्टर है, राइजोबियम्स है, ये यदि आपके खेतों में काम करते हैं, आपके जड़ों में हवा का आवागमन यानी नाइट्रोजन का आवागमन है,
तो ये हो सकता है। दूसरा आया, सर आपने तो हवा में से ले लिया नाइट्रोजन, चलो समझ में आ गया, फॉस्फोरस कहाँ से लाएंगे, वो तो हवा में होता नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा मेरा। एक बात आपको बताता हूँ, अभी 2 वर्ष पहले हिंदुस्तान में अगले 50 वर्ष की फर्टिलाइज़र की नीति के ऊपर एक कमेटी बैठाई गई थी। 15 लोग थे, मैं भी उनमें से एक था। तो जब हमारी चर्चा हुई तो मैंने हमारे जो फर्टिलाइज़र मंत्री है मनसुख भाई मंडाविया जी को कहा कि सर फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सेक्रेटरी अपने पास है, इनको एक ही सवाल पूछो कि जितना केमिकल का खाद हमारा किसान डाल रहा है उसके खेत में वो ले कितना पाता है, उसका पौधा कितना लेता है, इसका अपना अनुभव सुनाए। और ये उनका जवाब है कि 15% से लगा के सबसे बढ़िया किसान 25% तक उसको उठा पाता है। इसका मतलब है कि बाकी का जो भी डाला आपने, या तो हवा में उड़ गया या तो ज़मीन में इनसॉल्युबल होके पड़ा है। 50 साल से इतना आपने ये डाला है। अरे भाई साहब, हेलो, अभी कॉफ़ी मत पिलाओ, हेलो, अभी आवाज़ मत करो, नहीं तो फिर लोगों को सुनने में दिक्कत होती है। तो आप डीएपी समझ लो, डाई अमोनियम फास्फेट, यदि आपने हर साल 50 साल से डाला है, 80% आपके खेतों में पड़ा है, तिजोरी में बंद है, आपकी चाबी गुम गई, निकाल नहीं सक रहे, घर में पैसे पड़े हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो ये आपकी तकलीफ़ है। इसका मतलब है कि अगले 100 साल 200 साल तक भी आपको कोई चिंता नहीं है, और करोड़ों साल हमारे ये जंगल चले। किसने जाके डीएपी डाला? हमारे मिनरल्स के अंदर इतना फास्फोरस है कि उसको भी ये जीव शक्ति निकाल के दे सकती है। ऐसे ही पोटेशियम का भी है। तो ये जो टेस्ट आपको करके दिखाते हैं हमारे लेबोरेटरी वाले, ये टेस्ट भी किसने बनाए हैं? फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर ने बनाए। वो क्या गिन रहे हैं आपके लिए? वाटर सॉल्यूबल एनपीके कितना टोटल है उसकी बात तो आपको नहीं बताते हो। देखो यहाँ गड़बड़ है, मेरे तिजोरी में कितने पैसे हैं वो नहीं बता रहे, मेरे कैश काउंटर में कितने पैसे उतने ही गिनती करके बता रहे हैं। बस यही फर्क है। इसका मतलब ये है कि हमारे तिजोरी में, हमारे खेतों में सब पड़ा है, निकाल नहीं पा रहे हैं। और ये जो बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन अभी आने वाला है, ये वही किल्ली है आपके पास कि जो पुरानी आपकी पूंजी है उसको आप अब इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी बात, आप बोलेंगे कि सर केले की खेती करते हैं, हम गन्ने की भी खेती करते हैं, हम कॉटन की भी खेती करते हैं, हम सब्जियां भी लगाते हैं, उसके अंदर तो बहुत पोषण की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे पास अनुभव है, केला, आलू, गन्ना, कॉटन, ये सारे न्यूट्रिएंट इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, उसमें बहुत खाद डालना पड़ता है। इनमें भी यदि सही पद्धति आपने अपनाई, जिसको हम प्रकल्प संजीवनी कहते हैं, तो आपका उत्पादन टूटेगा नहीं। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, और वो चैलेंज मैंने जो दिया स्टार्टिंग में वो वही है कि आपका मुनाफा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और उसके ऊपर लाख रुपए की बेट मैंने हर एक के साथ लगा ली है, जिसको भी लेना है ले सकता है। बट कॉन्फिडेंस ये दे रहा हूँ आपको कि जहाँ पे आप 5-5 बोरी 10-10 बोरी डालते हो, वहाँ पे भी
ज़मीन में इतना पड़ा है, हवा में इतना पड़ा है कि आप ले सकते हो। दूसरा जो है, आप बोलेंगे कि सर अकेले उससे थोड़ी होता है, गेहूं की भी फसल होती है, चने की भी फसल होती है, सोयाबीन की भी फसल होती है, इनमें तो बहुत कम खर्चा करते हैं हम, सही है। वहाँ पे भी हमने ये करके दिखा दिया है कि बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट जितने चाहिए उतने यदि आपने दिया तो उसमें भी आपका मुनाफा हो सकता है। मैं ये मुनाफा वर्ड बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज तक जितने भी लोग मंच पे आते हैं, मैं भी आपके जैसा बिजनेसमैन हूँ, मैं भी मुनाफा गिनता हूँ रोज, कभी भी मुनाफे की बात ही नहीं करते। या तो वो साइंस की बात करेंगे या तो गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात करेंगे, मुनाफे की बात बहुत कम लोग करते हैं। तो ये हो गया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी हम आसानी से एक ही महीने में, 1.5 महीने में ठीक कर सकते हैं। अब तीसरी बात, हर किसान बोलेगा कि सर मेरा पौधा बड़े से बड़ा होना चाहिए, उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ये कैसे करेंगे? यहाँ तो खाद डालना ही पड़ेगा, यहाँ तो PGPR करना ही पड़ेगा, यहाँ तो स्प्रे मारना ही पड़ेगा, सही है ना। अब इसका एक नया हम लोगों ने ढूंढा है। देखिए हिंदुस्तान में और मेरे ख्याल से पर्टिकुलरली सिरसा में आपके यहाँ पे 2 मेरे को प्रश्न बताए गए हैं। एक है कि शोरे की प्रॉब्लम, पानी में जब आप नीचे चले गए तो आपका पानी खारा है, आपकी ज़मीन शोरे वाली बन गई है, ये बराबर है ना, मेरे को कहा गया। इसका मतलब है कि हमको अगले 25 साल की यदि एक खेती की नई नियति बनाना है तो कम से कम पानी में हम कैसे खेती करें ये सीखना पड़ेगा, सही है ना। कम से कम पानी में खेती कैसे करें ये सीखना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि पत्थरों के अंदर में भी पौधे दिखते हैं, पेड़ भी दिखते हैं, शायद बहुत लोगों ने ये देखा है। कैसे वो जिंदा रहता है, कभी सोचा क्या आपने? यदि पौधा पत्थर में जिंदा रह सकता है, बड़ा हो सकता है, तो आपके खेतों में पानी देने की ज़रूरत क्यों है? इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने ये एक दिन वॉक करते करते सोचा इसके बारे में कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ये ध्यान में आया कि ये चीज़ सिर्फ पहाड़ों के ऊपर, नदियों के पास, झीलों के पास दिखाई देती है। फिर ये ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं पौधे की जो पत्तियां हैं ये पानी पी रही है। इसकी जड़ों को पानी नहीं मिल रहा है लेकिन पत्ते पानी पी रहे हैं। रात की जो ओस है वो इसको सींच रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट आया कि क्या ये मैं मेरे खेत में कर सकता हूँ? और फिर उसके ऊपर पूरा डेवलपमेंट किया तो हमने एक नई पद्धति निकाली कि जिसके अंदर एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसको हम सुरक्षा कहते हैं। इसको यदि घोल करके जैविक शक्ति के साथ यानी जिंक के साथ मिला के हमने खेतों के ऊपर उसका स्प्रे कर दिया। अब क्या हुआ कि हर रात को जो हवा में से जो ओस आई उसको हम पी रहे, तो हवा की ओस को जब मैं पीता हूँ तो पानी भी फ्री मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या होता है जो मेरे भी ध्यान में नहीं था कि ये पानी हवा में से आ रहा है तो इसमें जो CO2 होता है जो पानी में घुलनशील है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, CO2 है। आपने सोडा वाटर देखा होगा। तो ये पानी में CO2
घुल के हमारे पत्तों पे आता है और पत्तों के क्यूटिकल्स, स्टोमेटस जो होते हैं, उसके अंदर से पत्ता उसको पीता है। इसका मतलब ये है कि सुबह में जब ये ट्रीटमेंट आप करते हो तो आपका खेत पानी से लबालब भरा हुआ, CO2 से भरा हुआ होता है। जब सूर्य भगवान सुबह में आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके खेतों में आते हैं तो आपके पत्तियों का फोटोसिंथेसिस एकदम बढ़िया हो जाता है। देखिए, आपका बिजनेस क्या है? सब लोग कहेंगे कि साहब मैं तो खेती करता हूँ, अनाज पैदा करने का मेरा बिजनेस है। नहीं है। एक इंजीनियर के नाते जब मैं देखता हूँ, एक साइंटिस्ट के नाते जब मैं देखता हूँ, तो आपका जो धंधा है वो ये है कि खेतों में मैक्सिमम शक्कर का उत्पादन करना, शुगर का प्रोडक्शन करना फोटोसिंथेसिस से, ये आपका बिजनेस है। जो किसान मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेगा वो उतना पैसे वाला, क्योंकि यही शुगर में से, यही शक्कर में से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। इसी में से आप जीव शक्ति को पोषते हो और इसी में से आपका उत्पादन भी बढ़ता है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस आपके खेतों में अच्छा हो जाएगा, तेज हो जाएगा, तो आपके पौधे बड़े होंगे, आपको उतना नीचे से जो न्यूट्रिएंट है वो भी मिलेगा। बराबर है? तो कम पानी में अब आप खेती कर सकते हैं। इसका मतलब, अच्छा, दूसरा फायदा क्या है? अब हम जा रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के बिना। देखिए, जब भी आपने केमिकल फर्टिलाइज़र डाला लेकिन पानी नहीं दिया खेतों में, क्या होगा? आपका खेत जल जाएगा। सही है ना? खेत जलेगा नहीं जलेगा? हर किसान आज पानी ज़्यादा देने में लगा हुआ है, और जितना आप पानी ज़्यादा दोगे उतने रोग आपके ज़्यादा आएंगे। मैं आपको ही कहता हूँ, मैं आपको गीला कर दूँ और ठंड में खड़ा कर दूँ, मैं आपको गीला कर दूँ और ठंड में खड़ा कर दूँ, न्यूमोनिया तो होना ही है, बच नहीं सकते। आप अपने खेतों के साथ वही कर रहे हो, पानी कम दो। अगले 25 साल का मंत्र है पानी कम दो। और जैसे ही आपने केमिकल हटाया, केमिकल यानी क्या? केमिकल फर्टिलाइजर बोले तो क्या? नमक के जैसा है, इलेक्ट्रोलिटिक हम उसको साइंटिफिक भाषा में कहते हैं। ये पौधे को पानी पीने नहीं देता, तो जब पौधा पानी नहीं लेता तो आपका पौधा जल जाता है। इसलिए फिर आप क्या करते हो? खूब पानी डालते हो, तबीयत से पानी पिलाते हो, तो ये डाइल्यूट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक, और उसकी वजह से आपके फिर पौधे अच्छे चलने लग जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, ये भी समझने जैसी बात है। जैसे ही आपके जड़ों के आजू बाजू बहुत पानी हो गया, जड़ों से जो पोषण लेने की जो एक प्रक्रिया है वो डाइल्यूट हो गई। मतलब आप पी तो उतना ही सकते हैं ना पानी, तो पोषण तत्व अब ज़्यादा मात्रा में मिलते नहीं हैं। तो खेती करते समय ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्टिमम पानी कैसे लगाना। कम से कम पानी में आपको ज़्यादा पोषण लेना है, तो ही आपका खेत बराबर चलेगा। और इसलिए जो टिपके वाली खेती होती है उसमें हमेशा उत्पादन बढ़ता है।
ये अब समझ में आया होगा आपको। जब भी आप फ्लड इरिगेशन करते हो आपका प्रोडक्शन टूटता है, क्योंकि पोषण लेने की ताकत कम हो गई, आपने उसको खूब पानी डाल दिया। तो एक हमको खारा पानी कम यूज़ करना है, तो कम पानी में यदि खेती होती है तो बढ़िया है। हवा के पानी में नमक नहीं होता, तो उसको खींचो, उसको इस्तेमाल करो। अच्छा, आप एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कितने किसानों के सभा में ये चीज़ समझाई जाती है मुझे नहीं पता। आपका जो पौधा होता है ना, फसल होती है, उसका यदि आप एनालिसिस करेंगे तो 97.5 यानी 97.5% पानी, CO2 और सूरज की किरणों से बनता है। 97.5। इसके लिए आप पैसा नहीं चुकाते, भगवान ये आपको फ्री देता है। पैसा जो दे रहे हैं वो सिर्फ 2.5% के लिए दे रहे हैं, नाइट्रोजन और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स जिसको अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लेकिन ये रॉ मटेरियल CO2 और पानी यदि सही तरीके से आपने नहीं दिया, प्रॉब्लम है। सही तरीके से उसको नीचे से पोषण नहीं मिला, प्रॉब्लम है। एक और बात आपके ध्यान में लाता हूं कि हो क्या रहा है। मैं 1980 की एक फिगर देता हूं जो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट की हुई है। 1 किलो केमिकल फर्टिलाइज़र 1980 में जब शायद आपके पिताजी डालते थे या आपके दादाजी डालते थे, तो 13.5-14 किलो का उत्पादन ज़्यादा आता था। 1 किलो 13.5-14 किलो। आज 1 किलो के पीछे आपका सिर्फ 2.73 यानी 2.75 किलो ही उत्पादन बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा उत्पादन, उतना ही उत्पादन करने के लिए आप अब 3 गुना 4 गुना केमिकल फर्टिलाइज़र डालने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने खेती की जो पद्धतियाँ अपनाई उससे हमारी जैविक उर्वरा शक्ति कम होती गई, और ये आपको ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। देखिए, आप जैविक शक्ति को केमिकल नहीं खिला सकते, उसको जैविक खाद ही खिलाना पड़ेगा। तो 2-3 छोटे छोटे रूल है यहाँ पे ज़मीन की सेहत के लिए। यदि आपको जैविक खेती करना है तो बार बार अच्छा जैविक खाद हर फसल में खेत को खिलाओ, मिट्टी को नरम भुरभुरा रखो, उसके अंदर खेत को सांस लेने दो, खेत की जड़ों को बड़ा होने दो, माइक्रोराइज़ा यूज़ करके उसकी हाइफी नेटवर्क जितना बड़ा कर सको, उससे पानी भी कम लगेगा, आपकी जो शोरे वाली ज़मीन है वो भी ज़्यादा उत्पादन देने लगेगी। मेरे पास तो काफ़ी रिपोर्ट्स आते हैं सिरसा के भी, कि जिनके खेतों में कुछ भी नहीं होता था, सारे बीज जल जाते थे, वहाँ भी ये हुआ, बढ़िया अब खेती होने लग गई। तो ये एक्चुअल जिसको हमने खेतों के एक्सपेरिमेंट है वो कर दिए। अब जब एक बात बताता हूँ, हमको पानी फिर से भरना है, हमको हमारे खेतों में, हमारी खेतों की तिजोरी में पानी फिर से भरना है। कैसे भरेंगे? आज हमारा जो प्रॉब्लम है खेतों के अंदर वो ये है कि पहली बरसात जब हम मिट्टी को अच्छी नरम करके रखते हैं, पूरे पानी के अंदर चुस जाती है, सही है ना? दूसरी बरसात
आधी अंदर जाती है, ज़मीन दबना शुरू हो जाती है। तीसरी बरसात में अपने खेतों में से पानी बहना शुरू हो जाता है। कहाँ जाता है? चेक डैम में जाता है, नदी में जाता है, और किसी के खेत में जाता है। भगवान मेरे को 40 इंच की बरसात दे रहा है, मेरे खेत के लिए दे रहा है, और वो 44 लाख लीटर पानी मैं मेरे खेत में चूस नहीं रहा हूं। प्रॉब्लम है। कैसे करोगे? यदि आपने मिट्टी को नरम और बुरबुरी पूरे साल रखा तो क्या होगा? जब भी बरसात आएगी पी जाएगी। और धीरे धीरे आपको ये लिखेगा कि जितना भी पिछले 20-25 वर्षों में आपके इसमें शोरे की एक एक्यूमुलेशन हुई है, नमक का जो एक जमाव हो गया है, ये भी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। निकाल तो नहीं सकते आप खेतों में से, लेकिन नीचे तो डाल सकते हो। तो ये करना ज़रूरी है कि खेत को पूरे साल, क्योंकि कब बरसात आएगी मालूम नहीं ना। जनवरी में भी आ सकती है, दिसंबर में भी आ सकती है, मार्च में भी आ सकती है, फरवरी में भी आ सकती है। तो खेत को तो 12 महीने हमको नरम हवादार रखना है। तो जितना भी पानी आएगा बरसात का, उसको हमको हमारे खेत में पीना है। और धीरे धीरे, ये हमारा अनुभव है हिंदुस्तान में हर जगह पे, कि जिन्होंने ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी यूज़ की पूरी, जैसे हम कहते हैं प्रकल्प संजीवनी, ऑर्गेनिक खेती की, उनके पानी की जो लेवल है हर साल अब बढ़ते जा रही है, ऊपर आ रही है। क्योंकि पानी कम लगा, केमिकल ही नहीं डाल रहे, हवा में से पानी पी रहे, उसमें भी बचत हुई, और ऊपर का जो पानी है पूरा चूस लिया। तो कम पानी निकाला, ज़्यादा पानी अंदर डाला। तो धीरे धीरे आपके खेतों का पानी भी अच्छा होगा और ये होगा। और ये करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को देखो। मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ लोगों को, हम सब लोगों के फ़ोटो एक दिन दीवार पे लगने हैं, सही है ना? अपने बच्चे उस फोटो के सामने खड़े रह के क्या बोलेंगे कि बापूजी आप बहुत बढ़िया आदमी थे, खेतों की पानी की तिजोरी पूरी खाली करके चले गए। हाँ बापूजी आप बहुत बढ़िया आदमी थे, खेतों में सारे केमिकल भर के चले गए। बापूजी आप बहुत बढ़िया आदमी थे, खेतों में जितना ऑर्गेनिक कार्बन था सब खत्म करके चले गए। क्या हमको अच्छा लगेगा ये सुनना? नहीं। हमको हमारी अगली जनरेशन को बढ़िया से बढ़िया खेत दे के जाना है। आज यदि आपने 2 घंटे लगाए हैं मेरे को सुनने के लिए, इतने दूर से आए हैं, तो ये एहसास लेके जाइए कि हमको हमारे खेतों को बढ़िया करके हमारी अगली पीढ़ी को देना है। हमको खराब करके नहीं देना है। हर पद्धति जो मेरे खेत को खराब कर रही है, मैं इसको छोड़ूंगा, इसका ऑल्टरनेट ढूंढूंगा। ये नई सोच है, ये अगले 25 साल की ज़रूरत है, और इसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। एक अभी लास्ट में आया कि ऑर्गेनिक जब खेती करते हैं, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने, जड़ों का प्रॉब्लम सॉल्व किया, पोषण का ले लिया, लेकिन जीवात जो आते हैं, रोग जो आते हैं, उसका क्या? इसके लिए तो केमिकल की दवाई सर मारना ही पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप सब लोग जो दवाइयाँ मारते हो ना, वो पत्तों के ऊपर मारते हो। एग्रीड? सारी दवाइयाँ जो मारते हैं पत्तों के ऊपर मारते हो, लेकिन 24 घंटे के बाद क्या होता है? ये सारी दवाइयाँ पत्ता पी जाता है। अब सोचो, मैंने यदि आपके शरीर में
एक छोटा सा विष डाल दिया, पॉइजन डाल दिया, आपका शरीर क्या करेगा? आपकी जो इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं वो उसके साथ लड़ेगी, उसको डिस्ट्रॉय करेगी कि मैं इस विष को मेरे शरीर में संभाल नहीं पाऊंगा, इसको तोड़ो। यही चीज आपका पौधा करता है, खेतों का, वो उसके साथ लड़ता है। इसलिए पहले 3-4 दिन आपका खेत दबा हुआ महसूस करते हैं आप दवाई मारने के बाद, और तीसरे चौथे दिन उसको पूरा डिस्ट्रॉय करता है। 7वें दिन आप फिर से दुकान पे पहुंच जाते हो कि सर दवाई का और एक बॉटल दो। यही आज हाल है हमारे खेतों का। पहले तो केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के उनको लिए लड्डू लगा दिए, और दूसरा जब वो आया तो 3 दिन में आपका दवाई ख़त्म। तो इसको अब हमने सॉल्व कैसे किया? तो मैंने ये देखा कि मुझे दवाई चाहिए पत्तों के ऊपर, तो इसको पकड़ के कैसे रखूं मैं? तो इसके अंदर एक नैनो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। इसका मतलब है जो दवाई होती है उसको एक छोटे से बॉल के अंदर जो माइक्रोमीटर में आता है उसको हम पकड़ते हैं और उसको पत्ते के ऊपर रोक के रखते हैं, और धीरे धीरे 15 दिन के अंदर वो उस पत्ते के अंदर रिलीज होता है। तो ये यदि हुआ तो दवाई का असर लंबा चलेगा। ये समझ में आ रहा है? तो हमको ये अब सोचना पड़ेगा कि दवाई लंबे असर तक कैसे काम करेगी। तो टेक्नोलॉजी उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो आपकी दवाई की जो फॉर्मुलेशन है वो वैसे जाना चाहिए कि दवाई मेरी ज़्यादा दिन तक पत्तों के ऊपर कैसे रहेगी। और फिर हमने इसको ये कहा कि ये जो आज हम हमारे खेतों में मारो मारो मारो, इसका एक